no, Mr. Balu, please take your seat. No, no, no. मान्यवर No, please. मान्यवर कल सदन के सामने 193 के मुताबिक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने गीता मुखर्जी ने रखा, इस बारे में मैंने कुछ बातें सदन के सामने कही थी। ये अत्याचार अलग अलग किस्म के होते हैं, ये सदन के सामने मैंने रखा। वो शारीरिक अत्याचार हो, मानसिक अत्याचार हो, शिक्षा क्षेत्र से अत्याचार हो, मीडिया क्षेत्र से अत्याचार हो, पुलिस दल से अत्याचार हो, और दिन ब दिन ये अत्याचारों की संख्या कैसी बढ़ रही है, इनके कुछ आंकड़े मैंने सदन के सामने दे दिए। और पूरे देश में हर मिनट को, हर घंटे को कितने और कौन से तरफ के अत्याचार होते हैं, ये भी सदन के रखने की कोशिश मैंने की थी। मैंने ये भी कहा था कि जब तक पुरुष वर्ग की मानसिकता बदलने में हम लोग कामयाब नहीं होते, तब तक परिस्थिति में सुधार होना इतना संभवनीय नहीं है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में हमें कदम उठाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा का। पिछले 50 साल प्राइमरी एजुकेशन के विस्तार के बारे में इस देश में इतनी राशि लगाई, मेहनत की गई, फिर भी आज हम 50% महिला शिक्षा के क्षेत्र से आज भी बाहर रखी है, और खास तौर पर दलित और आदिवासी महिलाओं की यह संख्या 60% से ज़्यादा ऊपर है। और जब तक हम शिक्षा का विस्तार करते नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को हम सहयोगी बनाते नहीं, तब तक उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में हम कामयाब नहीं होंगे। और इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा एक ऐसा विषय है कि जिस बारे में यहां बात हुई, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत कुछ करने की कोशिश करने की आवश्यकता है। एक तो पुलिस दलों की, पुलिस ऑफिसरों की मानसिकता बदलनी चाहिए। पुलिस स्टेशन पर जो थानेदार है उसकी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। इनका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जवाब मिलता है पुलिस थाने में, जिस महिला के ऊपर अत्याचार हुआ उनको मदद करने के लिए वो जवाब कभी ठीक नहीं मिलता। सीधी बात है, एक महिला मुझे मिली थी, वो पुलिस स्टेशन पर गई और उन्होंने शिकायत की कि मेरे पति ने मुझ पर हमला किया, मैं कई महीनों से ये देख रही हूं, अभी सहन करना मुश्किल हो गया, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में आ गई। तो थानेदार ने उनको जवाब दिया कि आपने पति ने आपको मारा? हाँ, मुझे हर दिन मारता है। थानेदार ने उनको बताया कि आपको नहीं मारेगा क्या, पड़ोसी की पत्नी को मारेगा? ये थानेदार की मानसिकता है, और ये हम जगह जगह पर देखते हैं। और इसलिए पुलिस ट्रेनिंग का सिलेबस जो हो, आईपीएस से नीचे तक, इसमें परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। यहां तक ही सीमित हम रहकर इससे कोई रास्ता निकलेगा नहीं। ये महिलाओं के ऊपर वायलेंस दिन ब दिन बढ़ते हैं, इसमें सुधार करने के लिए पुलिस दल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। आज कुछ स्टेटों में 25% तक महिलाओं का स्वीकार पुलिस दल में हुआ, कई स्टेटों में 6% से कम महिलाओं का स्वीकार पुलिस दल में हुआ है। जहां महिलाओं को मौका मिला है पुलिस दल में ऑफिसर का काम करने की, वहां भी उनसे समान व्यवहार नहीं होता। आप देखते हैं हवाई अड्डे पर हम लोग जाते हैं तो वहां महिला मिलती है, महिला पुलिस ऑफिसर मिलती है, मगर Order पुलिस please. सब No इंस्पेक्टर, cross talk please.
पुरुष पुलिस सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर, इनके रिक्रूटिंग रूल्स, उनकी सेवा शर्तें और उनकी शिक्षा और उनके अधिकार, इस तीनों में समानता की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि ये अधिकार हम महिला ऑफिसरों को देंगे तो परिस्थिति में सुधार होने के लिए मदद होगी। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे स्टेट में जब मेरे ऊपर सरकार की जिम्मेदारी थी, तब एक सवाल पर बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम यूनिवर्सिटी को देने के बारे में, और इसलिए इस पर हम कुछ साल अमल नहीं कर सके। मगर बाद में अमल करने के लिए जब मेरे सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बातचीत करके तैयारी की, तब कुछ जिले में हम एक्सपेक्ट करते थे कि ज़्यादा वहाँ संघर्ष होगा, झगड़ा होगा, वहाँ के नौजवान सड़क पर आएंगे। मगर जब इस निर्णय पर अमल करने के बाद मेरे ध्यान में एक बात आ गई कि जिस जिले में मैं सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिला समझता था, वहाँ सबसे ज़्यादा शांति थी। और गहराई से देखने के बाद उस जिले की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक के रूप में एक महिला के ऊपर थी, और वो महिला बड़ी अच्छी काम करने वाली अधिकारी थी। बाद में जाने के बाद मैंने पूछा कुछ नौजवानों को जो हमेशा संघर्ष करते थे कि आप इस समय शांति कैसी रखे आप लोगों ने। उन्होंने जवाब दिया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रमुख महिला अधिकारी है, हम सड़क पर आते हैं संघर्ष करने के लिए तो वो पिटाई करती है, और महिला के हाथ से पिटाई करने की परिस्थिति आने से घर में बहना ठीक है। उन लोगों ने शांति का मार्ग स्वीकार करने की बात स्वीकारी, और इसलिए हम ये जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर दे सकते हैं। महिलाओं को उनकी सर्विसेज भी इंटरचेंजेबल होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ अभी जैसे दिल्ली जैसे शहर की जहाँ अत्याचार के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वहाँ कुछ पुलिस स्टेशन, उस स्टेशन का प्रमुख महिला अधिकारी होगी। ऐसे पुलिस स्टेशन कम से कम 20-25% हमने मेट्रोपोलिस में करने की आवश्यकता है, और सभी पुलिस स्टेशन में कुछ न कुछ महिलाओं की संख्या होगी। ये परिस्थिति हमने तैयार करने की बहुत आवश्यकता मुझे लगती है। दूसरा सवाल है कि महिला और कानून व्यवस्था, मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत कोई परिस्थिति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा महिलाओं का हमेशा डर रहती है वो असुरक्षितता की। शादी के बाद पति ने घर भेज दिया तो आगे की जिंदगी कैसे जाना, कहाँ रहना, ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हमेशा उनको तकलीफ देती है। इसलिए आज कई कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसमें एक तो बात ऐसी है कि जो असुरक्षता की भावना है वो दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है, और वो कदम शादी के बाद महिला को अपने पति के घर और अपने पिता के घर के प्रॉपर्टी में अधिकार देने की आवश्यकता है। पिता लड़के को अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है, मगर लड़की को दे नहीं सकता, और देता है तो भी मेहरबानी से देता है, वो उनका अधिकार नहीं होता। और इसलिए इसमें एक समानता लाने की आवश्यकता है। दूसरा, जो फैमिली कोर्ट्स है, इनके काम करने की जो पद्धति है, इसमें बारे में बहुत कुछ संशोधन और रिव्यू करने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसके मुताबिक महिलाओं को कोपर्सनरी अधिकार देने के लिए सेक्शन 125 में सुधार करने की आवश्यकता है, और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की 125 सेक्शन में कोई सुधार करने की आवश्यकता मुझे लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब घटस्फोटित महिला
डाइवर्स के लिए कोर्ट में जाती है और डाइवर्स मिलने के बाद उनको जो कोर्ट की तरफ से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, ये मेंटेनेंस के लिए आज के कानून में जो सीमा रखी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की। इस भारत का कोई भी बड़ा उद्योगपति हो और उसने अपने पत्नी को घटस्फोट दे दिया तो उस पत्नी को 500 रुपये महीना तक मांगने का सिर्फ अधिकार है। 500 से रुपये ज़्यादा देने की आज सुविधा इस कानून में नहीं है और इसलिए यह अपर लिमिट 500 है, वो निकालने की बहुत आवश्यकता है। हो सकता है तो लमसम पेमेंट की भी परिस्थिति हमने पैदा करनी चाहिए और जहां तक नौकरी करने वाला आदमी है इनसे उनको घटस्फोट लेने की और इस बारे में मेंटेनेंस लेने की परिस्थिति आती है तो उनका सोर्स जो होता है इनकम का, वहां से कपात करने का प्रबंध होने की आवश्यकता है। इससे एक तरह की मदद महिलाओं को जरूर निश्चित स्वरूप से होगी। और एक सवाल आता है हमेशा कि जब घर में अत्याचार होता है, संघर्ष होता है, कोर्ट में जाने की परिस्थिति आती है, तब महिला ने कहां जाना, यह बहुत बड़ा एक सवाल आता है। शायद महिलाओं के साथ उनके बाल बच्चे की भी परिस्थिति होती है। आज इंग्लैंड में एक कानून है कि जब पति पत्नी में जब तक झगड़ा होता है और कोर्ट में वो केस चलती है, जब तक कोर्ट का डिसीजन होता नहीं तब तक पति को उस घर में रहने का अधिकार नहीं। ये व्यवस्था आज ब्रिटेन ने की है। अपने देश में जितने डाइवोर्स की केसेस है, इस बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको पता लगेगा अध्यक्ष जी कि हमारी डाइवोर्स की केस एवरेज 13 साल तक चलती है। तो 13 साल तक उस महिला ने कहाँ रहना, उसके साथ बच्चे हो तो उन्होंने कहाँ रहना, यह परिस्थिति बड़ी गंभीर पैदा होती है। और इसलिए हो सकता है तो यूके पैटर्न पर हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, तो इस बारे में सोचना होगा। हिंदू मैरिज एक्ट में भी कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। आज नेदरलैंड के कानून में एक प्रोविजन ऐसी है कि शादी होने के बाद पति और पत्नी वो दोनों ही अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होते हैं 50% तक। मुझे लगता है कि समय ये आ गया है कि भारत में भी शादी होने के बाद भले पत्नी की प्रॉपर्टी हो तो पति का 50% हिस्सा होना चाहिए, भले पति की प्रॉपर्टी हो इसमें 50% पत्नी का हिस्सा होना चाहिए। इससे एक असुरक्षितता की जो भावना उनके सिर पर हमेशा आती है, इससे छुटकारा होने के लिए मदद होगी। और मुझे लगता है कि इसमें हमें लोगों को कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होगा। ये परिवर्तन खाली हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं करना होगा। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, मुस्लिम वुमेन्स राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट, इस बारे में भी संशोधन की आवश्यकता है। यह मैं सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूँ। एडॉप्शन की बात आती है। आज एडॉप्शन की बात जब आती है तब पुरुषों को अडॉप्ट करने का अधिकार है, इस पत्नी को बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं। और मुझे लगता है यह अधिकार दोनों को ही होना चाहिए। सिर्फ पति को ही अडॉप्ट करने की जो परिस्थिति हमने आज के कानून में रखी है वो एक तरह की न्यायोचित मुझे लगती नहीं है। कई जगह पर एक शिकायतें आती हैं कि जब घटस्फोट लेने के लिए महिलाओं को कोर्ट में जाना पड़ता है तो उनकी परिस्थिति अलग होती है, उनको वो तो बिल्कुल बेसहारा रहती है। ऐसे समय पर मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी, वायलेंस एंड डाइवोर्स, इस बारे में जितने केसेस होते हैं, इस केसेस के बारे में जितनी कोर्ट की फीस होती है वो कोर्ट की फीस महिलाओं के लिए समाप्त करने की आवश्यकता है। इसमें कोर्ट फी रखने की कोई आवश्यकता नहीं। और लोक न्यायालय जैसी जो इंस्टीट्यूट है जिससे हम जल्दी से जल्दी निर्णय ले सकते हैं, वो महिलाओं के लिए अलग करने की आवश्यकता है। और एक सीआरपीसी का सेक्शन 304(3) में जो लीगल एड की प्रबंध किया है, महिला जब अंडर ट्रायल होते हैं तब उनके बारे में ज़्यादा लीगल एड देने के लिए और खास लीगल एड देने का प्रबंध करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी परिस्थिति बहुत खराब होती है। और एक छोटी सूचना मेरी इसमें है कि आज रेंट एक्ट में एक संशोधन किया गया कि कोई आर्म फोर्सेस का ऑफिसर हो तो उसका मकान किसी को किराए से दिया
तो वापिस आने के बाद रेंट कंट्रोल के मुताबिक वहाँ रहने वाला जो कोई भाड़ूत है उसको संरक्षण दिया गया नहीं है। जो आर्म फोर्सेस से आदमी वापस आता है उसको उसका मकान मिलता है, यही मिलता है, प्रोविजन है कानून में, कायदा है। तो ठीक है, कायदे पर कम से कम यही प्रबंध, यही संशोधन जहाँ तक विधवा हो उनके लिए करिए, महिलाओं के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति और बुरी होती है कि वो अकेली हो और उनके मकान में या उनके अपार्टमेंट में दूसरी कोई व्यक्ति रहती हो और 15-15, 20-20 साल वो कोर्ट में केस चलेगी, तो उन्होंने कहा सड़क पर रहना, ये परिस्थिति पैदा होती है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें भी हमें संशोधन करने की आवश्यकता है। और एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है इकोनॉमिक स्टेटस महिलाओं के बारे में। आज कई क्षेत्रों में महिला आगे आ रही है, उनको थोड़ा बहुत मौका मिल रहा है और इससे एक बात साबित हो रही है कि कोई भी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर दी तो ठीक तरह से संभाल सकते हैं। मुझे याद है कि इस देश के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी जब मेरे ऊपर थी, तब मैंने एक बार हमारे सीनियर ऑफिसर्स को बुलाकर यह बात उनके सामने रखी कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में महिलाओं को क्यों नहीं प्रवेश दें। 10-15 मीटिंग्स हो गई, ये लोग तैयार नहीं थे। आखिर मैंने कहा कि ये सरकार का निर्णय है, आपको कुछ प्रतिशत उनको जगह देनी ही होगी। और आज भारत के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में महिला ऑफिसर अच्छी तरह से काम करती है। और मुझे एक सीनियर ऑफिसर मिला था एयर फोर्स का, मैंने पूछा उनको कि क्या आपका अनुभव है इस बारे में। उन्होंने कहा क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के सामने एक बहुत समस्या रहती थी, थोड़ा सा अपने देश में एक्सीडेंट रेट दुनिया के दूसरे देशों से ज़्यादा था, और जब महिला पायलट बनी इंडियन एयरफोर्स में, तब एक्सीडेंट रेट इंडियन एयरफोर्स का नीचे आ गया है। क्योंकि एक महिला की आदत होती है कि उनके ऊपर कुछ भी जिम्मेदारी आप सौंपो वो ठीक तरह से करती है, उनका ध्यान वहाँ रहता है। और इसलिए आज एक्सीडेंट रेट कम हुआ और एक अच्छी परिस्थिति होगी। और इसलिए जब हम आरक्षण की बात करते हैं, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड इसमें मैं जाना चाहता नहीं हूँ, मगर जितनी गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसमें महिलाओं को आरक्षण रखने की, इस बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, ये मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। ऐसे कुछ सूचना इस बारे में हो सकती है। जब सरकार के तरफ से कुछ कदम उठाते हैं समाज के गरीब वर्गों को मदद करने के लिए, वो कदम उठाते समय भी महिला की रक्षा की बात हमेशा रखनी चाहिए। समझो कोई स्टेट गवर्नमेंट आज काम करती है, भारत सरकार काम करती है, हाउसिंग डिपार्टमेंट काम करती है, किसी एक व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट के हाउसिंग डिपार्टमेंट के तरफ से छोटा सा मकान दे दिया, जमीन का पट्टा दे दिया, नेहरू योजना के अंतर्गत, जवाहर योजना के अंतर्गत छोटा मकान दे दिया। ये मकान देते समय हमने वो मकान अकेले पुरुष के नाम पर देना बंद करना चाहिए। वो मकान हो या जमीन का पट्टा हो, पति पत्नी के नाम पर देना चाहिए। इस पर उनका 50% अधिकार महिला को रखना चाहिए। फिर उनको घर से बाहर निकालने की ताकत उस आदमी की नहीं होगी। और इसलिए जहाँ जहाँ हम किसी को भी कुछ सरकार की तरफ से मदद करते हैं, वो मदद एक तरफी नहीं होगी, वो दोनों के नाम पर होगी। इस तरह का सुझाव हम स्वीकार करेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी जीवन में एक तरह के असुरक्षितता की जो भावना है, इससे छुटकारा होने के लिए मदद होगी। मीडिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है कि मीडिया के क्षेत्र से भी बहुत बड़े अत्याचार होते हैं, सिनेमा से होते हैं। आजकल कोई भी हिंदी मूवी देखने के बाद जब हम देखते हैं कि वो विलन हीरो को पकड़कर उनके ऊपर हमला करने के लिए आता है, और हीरो इसने छुटकारा करने के लिए जब कामयाब होता है, तो आखिरी मोमेंट पर वो हीरो के सामने एक महिला उनकी पत्नी, उनकी लड़की या उनकी माँ को खड़ी करते हैं कि वो हमारे कब्जे में, अभी तुम ठीक हो जाए। आप कोई भी हिंदी सिनेमा देखिए, वो हमेशा परिस्थिति आती है। ये स्त्री को अत्याचार के बारे में कोई भी बात, कोई हिंदी सिनेमा में, कोई सिनेमा में दिखाने की जो परिस्थिति आती है, इस पर पूरी पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। एक केस हमने अलाउ नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सेंसर बोर्ड से हमें कोई परिवर्तन करना होगा। सेंसर बोर्ड का जो, या इनका ट्रिब्यूनल हो, बोर्ड हो, इनकी कमिटीज है, इन कमिटी में 50% महिला होनी चाहिए। और ये महिला की अपॉइंटमेंट
आज जो सरकार की तरफ से होती है, मैं किसी उद्योगपति की पत्नी कभी देखती नहीं सिनेमा, कोई बड़े घर की एक औरत जिनको समय नहीं जाने के लिए, ये बंद करना चाहिए। और मेरा इसमें सुझाव ये है कि आज पार्लियामेंट में एक कमेटी है, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, जिसमें सिर्फ सभी महिला सांसद मेंबर है। उनको अधिकार देना चाहिए कि ये सेंसर बोर्ड में किसी को अपॉइंट करना, उनको नाम देने का अधिकार देना चाहिए। वो ठीक तरह से महिला वहाँ आएगी और ये सेंसर बोर्ड से ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने वाले जितनी पिक्चर सामने आती है, इस पर रोक लगाने के लिए बहुत कोशिश करने की बहुत। अरे भाई 50% है ना आपके लिए। अभी मेरे ऊपर तो इसकी एक आवश्यकता मुझे लगती है, क्योंकि ये सब करने की आवश्यकता इसलिए कि आज भी प्रशासन में बैठने वाले लोगों की मानसिकता बदल रही है। मैं सिर्फ 2 उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं सदन के सामने। सब जानते हैं कि इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया में काम करने वाला जो केबिन क्रू होता है, इसमें 2 होते हैं, 2 किस्म के, एक तो महिला होती है और पुरुष भी होते हैं। इंडियन एयरलाइंस ने और एयर इंडिया ने तय किया कि 50 उम्र होने के बाद महिला केबिन क्रू में काम नहीं करेगी, मगर पुरुष को काम करने का अधिकार है। 1989 में भारत सरकार ने डायरेक्शन दे दिया इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया को कि इसको समान व्यवहार होना चाहिए, जो पुरुषों को आप सुविधा देती है वही महिलाओं को देना चाहिए। इंडियन एयरलाइन ने सरकार की सूचना एक्सेप्ट की और 50 के ऊपर कोई महिला का आयु गई तो उनको भी काम करने का मौका दिया, मगर भारत सरकार ने लिखित स्वरूप से 3 बार सूचना एयर इंडिया को देने के बाद वो उनको अधिकार काम करने का मौका देती नहीं। परिणाम क्या होता है? जिस महिला को 50 के बाद ग्राउंड ड्यूटी मिलती है, उनके तनख्वाह में 20,000 रुपए कम हर महीने को मिलते हैं, उनके परिवार पर बड़ा बुरा असर होता है। आप पुरुष को अधिकार देते हैं 60 उम्र तक, तो महिला को क्यों नहीं? मैं समझ नहीं सकता। उनका काम में कुछ गलतियां हो तो भले आप एक्शन ले लो, बदलो, कोई इतराज नहीं। दूसरा एक उदाहरण मेरे सामने है, ये दूरदर्शन के बारे में। ये कावेरी मुखर्जी की केस पूरे देश में बहुत अखबार में आई। क्या हुआ वहां? वो कई सालों से टेलीविजन पर न्यूज देने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। बाद में कुछ तो दूरदर्शन के तरफ से ऑर्डर निकाली गई कि भाई आपकी अभी उम्र हो गई 50, तो आप ये काम बंद करिए, क्योंकि उनको ये बतलाया गया कि आप हिंदी और अंग्रेजी प्राइम टाइम पर बुलेटिन देते हैं। जब उनको पूछा ऐसे क्यों हुआ, तो जवाब मिला कि देयर लुक्स हैव बिकम ओल्ड। भाई न्यूज देना है, देयर लुक्स हैज बिकम ओल्ड, इस तरह का लिखित स्वरूप का एक उत्तर दूरदर्शन की तरफ से आया। ये क्या बात है? हम काहे के लिए माने? मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। और इस तरह की जो केसेस है, इस केसेस में जब तक सरकार मजबूती से कदम नहीं उठाते, तब तक ये अत्याचार, अन्याय बंद नहीं होगा, कभी भी होगी। नहीं, ऐसी बात थोड़ी है, कभी भी होगी। ये घटना कब की है? 1 साल पहले की है। पुरानी घटना। ये मानसिकता की बात है, सवाल ये नहीं। यहाँ राजनीति मत लाइए। तो मुझे लगता है कि ये जो सब बातें, ये बातें देखने के बाद जब तक ये मानसिकता, भले अधिकारी हो, भले मंत्री हो, भले सांसद, हम सब की बदलती नहीं, तब तक इसमें परिवर्तन होगा नहीं, ये अत्याचार कम नहीं होंगे। और इसलिए ये शुरुआत हमसे करनी चाहिए, हमारे घर से करनी चाहिए, खुद व्यक्ति से होनी चाहिए। इतना मैं सूचना यहाँ देना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि इस बारे में गांधी जी ने क्या कहा, ये पढ़ने का मौका मुझे मिला। महात्मा गांधी प्रागतिक विचारक के क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि पुरुष को जितना एक विश्वास आता है कि मैं आज़ाद हूँ, इतना ही विश्वास इस देश को महिला के मन में जब तक आएगा नहीं, तब इस समाज में परिवर्तन होगा नहीं। ये महात्मा गांधी ने कहा। गांधी जी ने कहा, जब तक लड़का और लड़की उनको समान व्यवहार उनसे समाज नहीं जब तक करता, तब तक भारत देश आगे नहीं जाएगा। और गांधी जी ने यह भी कहा
कि आज तक जितने कानून और नीति नियम इस देश में पैदा हुए, ये सब कानून करने वाले लोग बहुसंख्य पुरुष थे और इसलिए स्त्री वर्ग को, महिलाओं को इनसे न्याय मिला नहीं। इसमें संशोधन और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और गांधी जी ने आखिरी कहा है कि महिलाओं को अच्छी शिक्षा देना, यानी पति को ना कहने की ताकत उनको देना, ये करने की आवश्यकता देश में है। आज हमें इस पर ध्यान देना होगा। मैं आखिरी इतना ही करना चाहता हूँ कि आज महिलाओं के अत्याचारों की परिस्थिति देखने के बाद, जब तक हम शिक्षा का विस्तार, आर्थिक स्वायत्तता और एक मजबूती शक्ति उनको नहीं देंगे, तब तक इस देश की स्त्री मजबूत नहीं होगी। और इसलिए आज हमें एक माहौल बनाना होगा कि हमारी स्त्री सरस्वती की भक्त हो, हमारी स्त्री लक्ष्मी की भक्त हो और हमारी स्त्री दुर्गा माता की भक्त हो। इससे परिस्थिति में परिवर्तन होगा। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। श्रीमती